आज से करीब 6.5 अरब साल पहले एक सुपरनोवा द्वारा क्रिएट हुई शॉकवेव ने मिल्की वे के ओरायन आर्म में गैलेक्टिक सेंटर से महज 27,000 लाइट ईयर्स दूर एक जगह पे मौजूद इंटरस्टेलर कॉस्मिक डस्ट के बड़े से ढेर में ग्रेविटेशनल कोलैप्स को जन्म दिया। ये इंटरस्टेलर डस्ट जब उस शॉकवेव के कारण आपस में इकट्ठा होने लगी तो इसने उस जगह पे एक विशालकाय जी टाइप स्टार की संरचना की, जिस स्टार ने अपने आसपास अपने ग्रेविटी के दम पे 9 प्लैनेट्स और कई कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रेविटेशनल ऑर्डर और ऑर्बिट में बांध दिया। इतने बड़े इत्तेफाक से जन्मे उसी प्लैनेटरी सिस्टम को आज हम अपने सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और 4.6 बिलियन साल पहले अस्तित्व में आए इस सौर मंडल के पास ठीक इतना ही समय बचा हुआ है इसके अंत से पहले, जब इवेंचुअली सूरज अपना आकार अभी के मुकाबले 200 गुना बढ़ते हुए रेड जायंट का रूप ले लेगा और अपने आसपास मौजूद ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा और फिर सारी एनर्जी रिलीज करके इस सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा और एक व्हाइट ड्वार्फ की तरह बस नाम का ही तारा रह जाएगा। अब जहां ज्यादा से ज्यादा 5 अरब साल बाद हमारा नामो निशान मिट जाएगा, वहीं एक ग्रह और उसका स्टार सिस्टम ऐसा भी है जहां अगले कई ट्रिलियन ईयर्स तक ह्यूमैनिटी सरवाइव कर सकती है और वहां हमारी स्पीसीज का मरना इम्पॉसिबल है। आखिर कौन सा है ये ग्रह और हमारे सूरज के मुकाबले ये ट्रिलियंस ऑफ इयर्स, जिसमें हमने बताया था कि आप सौर मंडल के हर ग्रह पर कितने देर तक जिंदा रह सकते हैं। एंड ऑल्दो वहां सर्वाइवल का परिणाम खासा अच्छा भले ही ना रहा हो, पर उस वीडियो पर आपके रिस्पॉन्स ने हमें ये सोचने को मजबूर कर दिया कि सौर मंडल के अंदर ना सही तो क्या इसके बाहर कोई ऐसा ग्रह है जहां पर इंसानों का सर्वाइवल मुमकिन हो। तो पहले हमें बार्नार्ड बी मिला, पृथ्वी से 6 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जिसे उसके आकार और अपीयरेंस की वजह से सुपर अर्थ कहा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि वो अपने स्टार के बहुत ही ज्यादा करीब है, जिस वजह से वो हैबिटेबल जोन में नहीं है और वहां का सरफेस टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है 125 डिग्री सेल्सियस, जिस वजह से वहां लिक्विड वाटर नहीं सस्टेन कर सकता। रॉस 128b भी एक अच्छा कैंडिडेट था जिसे इनिशियली वन ऑफ द क्लोजेस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट्स माना जा रहा था, पर बाद में ये पता चला कि वहां का तापमान तो -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी हद से ज्यादा ठंडा। नाउ इवेंचुअली ऑप्शंस एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे उस प्लैनेटरी सिस्टम में जो हमारे सौर मंडल के सबसे करीब है, प्रोक्सिमा सेंटोरी सिस्टम, जो पृथ्वी से केवल 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। इस स्टार सिस्टम में जो ग्रह इसके होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी से सबसे करीब है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, जिसकी दूरी अपने होस्ट स्टार से केवल 0.0485 AU है, यानी पृथ्वी और सूरज के मुकाबले 200 गुना करीब। एक कंपैरिजन के लिए ये समझिए कि मरक्यूरी और सूरज के बीच का फासला 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का है, इन दोनों के फासले से भी 10 गुना ज्यादा। फिर भी जहां एक तरफ मरक्यूरी इनहैबिटेबल है तो वहीं पर ये ग्रह सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल आइडियल है। कारण सिर्फ एक स्टार वेरिएशन का डिफरेंस। देखो, हमारा सूरज जहां एक जी टाइप येलो ड्वार्फ की कैटेगरी में आता है तो वहीं पर प्रोक्सिमा सेंटोरी एक एम टाइप रेड ड्वार्फ में आता है। अब कहने को तो ये दोनों ही स्टार्स है, मगर रेड ड्वार्फ की एनर्जी कैपेबिलिटी और साइज हमारे सूरज के मुकाबले बहुत कम होती है। नंबर में कंपेयर करें तो प्रोक्सिमा सेंटोरी का मास सूरज के केवल 12.5% के बराबर ही है। 1/7 की डायमीटर के साथ इसका आकार सूरज से 86% छोटा है और सरफेस टेम्परेचर महज 29,992 ±48 केल्विन। इससे 1.5 गुना ज्यादा टेम्परेचर तो पृथ्वी की कोर मेंटल बाउंड्री का है। खैर, इसका एडवांटेज इन्हें इनकी जिंदगी में मिलता है। छोटे आकार और एनर्जी की कम ट्रांसमिशन की वजह से ये बड़े स्टार्स के मुकाबले बहुत कम और धीरे हाइड्रोजन्स को अपने न्यूक्लियर कोर में कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से इनके कोर में हाइड्रोजन और हीलियम सप्लाईज ट्रिलियन ऑफ ईयर्स तक चलती रहती है और इन्हें जिंदा रखती है, जबकि बड़े स्टार्स में ज्यादा खपत के कारण ये चीजें जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है और वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से इनका हैबिटेबल जोन किसी भी और सूर्य जैसे स्टार के मुकाबले काफी पास एग्जिस्ट करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, क्योंकि ये प्लैनेटरी सिस्टम तेज गति से पृथ्वी की तरफ ही आ रहा है। साल 2014 में पब्लिश हुई अपनी एक स्टडी में इस प्लैनेटरी सिस्टम की रेडियाई वेलोसिटी को स्टडी करते हुए डॉक्टर CAL बेलर जोन्स ने बताया कि अभी प्रोक्सिमा सेंटोरी अपने पूरे प्लैनेटरी सिस्टम को लेके हमारे सौर मंडल की दिशा में 22.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। इस स्पीड के हिसाब से अगले 26,710 साल बाद
ये हमारे सौर मंडल से सिर्फ 3.07 लाइट ईयर्स दूर रह जाएगा, जो इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। क्योंकि इसके ऑर्बिट और एक्सेंट्रिसिटी को देखते हुए इसके बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस से पृथ्वी से दूर होता जाएगा। अब अगर हम 50,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ले, जो बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स ऑलरेडी उस थ्रेशोल्ड को पार कर चुके हैं, तो दोनों ट्रेजेक्टरीज को रिलेटिव में रखते हुए हम करीब 68 से 70,000 सालों में प्रोक्सिमा सेंटोरी पहुंच जाएंगे। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन को क्रैक करने के बाद इतने समय तक बॉडी और उसके स्टेट ऑफ माइंड को एक्टिव रखना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी में उतरने के बाद आपके साथ जो होने वाला है ना, उसके दौरान आपका एक गलत कदम जहां आपको सांस लेने से पहले मार देगा, तो वहीं एक सही कदम आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सैकड़ों साल बढ़ा देगा। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी की रेडियस पृथ्वी के ही बराबर है और उसका मास पृथ्वी से 6% ज्यादा है। इस कारण से इसका साइज पृथ्वी से काफी सिमिलर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी 65% सरफेस बड़े बड़े सिलिकेट रॉक से भरी हुई है और सॉलिड है। तो जुपिटर और बाकी एजी सोलर प्लैनेट्स के गैसियस रास्ते पे ना चलते हुए यहाँ आपको एटलीस्ट एक सॉलिड सरफेस मिलेगी लैंड करने के लिए। काफी देर तक देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप वहां उतरेंगे जहां दिन है। आफ्टर ऑल, अनजान जगह पे डार्क एरिया में कौन ही लैंड करेगा। आपने अपने स्पेसशिप को डे टाइम एरिया पे लैंड किया और फाइनली जैसे ही स्पेसशिप से आप बाहर निकलेंगे, आपको चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखेगी। लगेगा जैसे आप भारी दोपहर में पृथ्वी के किसी रेगिस्तान में आ गए हो। हाँ, कदम रखते ही वहां के प्रेशर ने या किसी आपदे ने आपकी जान ना ली तो अब यहाँ पे आप तुरंत इक्विपमेंट्स को बाहर निकाल के अपना शेल्टर बनाना शुरू करेंगे ताकि वहां पे रह के आप अपने काम पूरे कर सके। और जैसे ही आप टेंट सेटअप करेंगे, अचानक एक तेज रोशनी आपकी आंखों के सामने 1 सेकंड के लिए आएगी और इससे पहले कि आप कुछ भी समझ पाए, आपका पूरा शरीर कंकाल में बदल जाएगा। पर अचानक ये क्या हुआ? अभी तो हमने बिना किसी दिक्कत के अपना हैबिटेट सेटअप किया था और फिर अचानक क्या हुआ जिसने हमें दर्द का एहसास होने से पहले ही खत्म कर दिया? वेल, हुआ ये कि आप नए ग्रह की खूबसूरती देख के फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भूल गए। तो देखो, प्रोक्सिमा सेंटोरी का साइज भले ही सूरज से 88% कम हो, मगर उसकी एवरेज डेंसिटी सूरज से भी 33 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब कि रिलेटिवली अपने साइज के अकॉर्डिंग इस स्टार की ग्रेविटी और अपने ग्रहों पे पड़ने वाला प्रभाव कुछ कम नहीं है। इस कंसंट्रेटेड डेंसिटी की वजह से प्रोक्सिमा की हाई ग्रेविटी अपने आसपास मौजूद ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को टाइडली लॉक्ड रखती है। यानी जहां इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज को फेस करता है, तो वहीं दूसरा हिस्सा हमेशा सूरज के ऑपोजिट ही रहता है। इसका सरफेस टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, जिस वजह से ये इनविंसिबल लेवल पे स्टार फेसिंग साइड को नहीं गर्म रखता। मगर प्रॉब्लम है इस स्टार की फ्लेयर्स। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ होने के साथ साथ एक फ्लेयर स्टार भी है। फ्लेयर स्टार बेसिकली वो छोटे स्टार्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत ही वॉलेटाइल होती है और इस वॉलेटिलिटी की वजह से ये किसी नॉर्मल स्टार के मुकाबले बहुत ही जल्दी और स्केल वाइज काफी डिस्ट्रक्टिव सोलर फ्लेयर्स रिलीज करते हैं। और आसान भाषा में समझना हो तो ये स्टार्स भी सूरज की तरह ही होते हैं, बस अंतर यह है कि जहां सूरज से विध्वंसक स्केल में सोलर फ्लेयर्स कई सालों में एक बार ही आती है, वहीं पर छोटे साइज और हाइपर एक्टिविटी के कारण इन स्टार्स से काफी फ्रीक्वेंटली ये सोलर फ्लेयर्स रिलीज होते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी भी उन्हीं फ्लेयर्स स्टार्स में से एक है जो एब्रप्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को काफी इंटेंशनली एमिट करता है। और चूंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की एक साइड हमेशा सूरज को फेस करती है, इसलिए हमेशा ये फ्लेयर्स वहीं ही हिट करती है। इन शॉर्ट, अगर आप इसके सूरज के साइड पर लैंड करेंगे ना, तो हद से हद तक कुछ ही घंटों में एक सोलर फ्लेयर आके आपको और आपके स्पेसक्राफ्ट को इंटेंस हीट और रेडिएशन से इतनी जल्दी खत्म कर देगी कि पेन रिसेप्टर्स आपके ब्रेन को मरने से पहले कोई सिग्नल भी नहीं भेज पाएगा और आप इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। ऊपर से ठीक किसी दूसरी पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह को ऑब्जर्व करते हुए आपको भले ही लगेगा कि कहीं भी लैंड कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, मगर आपकी लैंडिंग पोजीशन इस प्लैनेट पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ऐसा क्यों, ये आप समझ गए होंगे। तो देखो, सन फेसिंग साइड इतनी डेंजरस है, तो आप इस बार इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस ग्रह की दूसरी तरफ उतरेंगे जहां स्टार की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। पर यहाँ भी उतरने से पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखते हुए भी भूल गए कि यहाँ स्टार की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। और स्टार की रोशनी नहीं पहुंचती का मतलब है कि यहाँ इसके स्टार की हीट भी नहीं पहुंचती है।
तो नवंबर 2016 में अवेलेबल डेटा को कलेक्ट करके जब इसके दोनों साइड्स के टेम्परेचर को सिमुलेट किया गया था तो पाया गया था कि इसके फार्दर साइड का टेम्परेचर -123 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। इतना ठंडा कि पानी तो जमेगा ही जमेगा, साथ ही साथ कुछ ही घंटों में आपके शरीर का पूरा खून भी जम जाएगा। अगर आपने प्रोटेक्टिव स्पेस शूट्स पहना है तो शायद कुछ दिन लगेंगे, जिसके बाद आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर फेस साइड और फार साइड में नहीं उतर सकते तो बचा क्या? वेल, इन दोनों ही हिस्से का बीच का एरिया, द ट्वाइलाइट जोन। ट्वाइलाइट जोन बेसिकली उस बाउंड्री को कहा जाता है जहां इस प्लैनेट की ठंडी और गर्म साइड एक दूसरे से मिलती है। ये एरिया बहुत ही लिमिटेड है पर हैबिटेबिलिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में रहता है, टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस की रेंज में एस्टिमेट किया जाता है और सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर सोलर फ्लेयर्स उतनी इंटेंशनली नहीं हिट करती जितना की फेसिंग साइड में करती है। टेक्निकली ये वो आइडियल लोकेशन है जहाँ पे इंसान ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। मगर फिर भी एक बहुत ही छोटी सी दिक्कत है कि हम इसे यहाँ से स्टडी नहीं कर सकते और प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं ट्रेजेक्टरी का है। देखो, वैसे तो हम कई बार बता चुके हैं पर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा तरीका होता है जहां लाइट के एटमॉस्फेयर में पड़ने के बाद उसकी वेवलेंथ को देखते हुए वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि आखिर उस ग्रह पे कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद है, क्योंकि व्हाइट लाइट में से एलिमेंट्स जहां कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उस एलिमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक लाइट या वेवलेंथ स्पेक्ट्रम की मात्रा ज्यादा पाई गई, इसका मतलब होगा उस ग्रह में उस एलिमेंट की मात्रा ज्यादा है। अब अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारा ये वाला वीडियो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब ये जितने भी एक्सोप्लैनेट्स होते हैं ना, ये पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर होते हैं, जिस वजह से इन्हें नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा नहीं एनालाइज किया जा सकता, क्योंकि ये हमेशा हमारे ऑब्जर्वेशन एंगल से लाइट के साथ विजिबल नहीं होते। ऐसे में इन दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी या ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि मान लीजिए आप अर्थ पे टेलीस्कोप से किसी स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप जानते हैं कि उसका एक ग्रह है, मगर अभी आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। अब जब कभी भी ये ग्रह अपने तारे के सामने में से कुछ इस तरह निकलेगा कि उस प्लैनेट की पोजीशन अर्थ और होस्ट स्टार के बीच होगी, तो होस्ट स्टार की थोड़ी ही सही पर कुछ लाइट उस एक्सोप्लैनेट के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर की थिन लेयर से होकर गुजरती है। यहाँ हमें जो इमेजेस मिलती है उसमें चूंकि लाइट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर निकल रही होती है, इस वजह से इन्हें अलग अलग एलिमेंट्स के वेवलेंथ्स में डाल के देखा जा सकता है। और जिस वेवलेंथ स्पेक्ट्रम की मात्रा स्क्रीनिंग के दौरान ज्यादा पाई गई, मतलब उससे एसोसिएटेड एलिमेंट या कंपाउंड उस प्लैनेट पे सबसे ज्यादा मौजूद है। और इस एक छोटी सी डिटेल से हम उसका कॉम्पोजिशन, उसका टेम्परेचर, यहाँ तक कि वहाँ की मैग्नेटिक कंडीशन को भी एट मोस्ट एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हमने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके दर्जनों लाइट ईयर्स दूर मौजूद प्लैनेट्स के डेटा को कलेक्ट किया है, लेकिन अपने सबसे क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की ही डिटेल्स नहीं पता लगा पाए। दिक्कत यह है कि प्रॉक्सिमा बी अपने होस्ट स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिस वजह से अर्थ के पर्सपेक्टिव से ये अपने साइज और होस्ट स्टार से करीबी के कारण इतना छोटा दिखता है कि उतने छोटे से माइक्रोपिक्सल्स के बराबर डॉट से कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव ही नहीं हो पाती है। लेकिन शायद इस ग्रह पे कोई सिविलाइजेशन अभी करेंटली एक्टिव है और इसका हमें एक एविडेंस पिछले दशक में मिला था। अप्रैल मई 2019 में ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस ग्रह से BLC-1 नाम का एक रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किया गया था। अब वो सिग्नल क्या था, उसका क्या हुआ और आखिर वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, अगर इस पे आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में BLC-1 लिखकर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अंटार्कटिका के नीचे से आने वाले एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल के बारे में। एक ऐसा सिग्नल जो कि अंटार्कटिका के नीचे से आ रही है, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है ये वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि उस सिग्नल को आने के लिए अंटार्कटिका के नीचे कोई दूसरी दुनिया का रास्ता होना चाहिए। तो क्या अंटार्कटिका के नीचे कोई पैरेलल यूनिवर्स है? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय। तो फ्रेंड्स, हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर हमारी जानकारी आपके लिए
अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताएं, और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।